हेलो स्टूडेंट। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट लेक्चर। तो इसमें हम देखेंगे प्रोटीन के डिनेचरेशन के बारे में क्या होता है ये। तो चलिए देखते हैं। डिनेचरेशन इज द प्रोसेस इन विच प्रोटीन लूजेस इट्स नेटिव यानी कि फंक्शनल शेप को लॉस कर देता है ये ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। और एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकता है बच्चों, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच एंड कोई भी मेटल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, विदाउट ब्रेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड जब दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है और ये तीसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है तो प्रोटीन बनता है। और जोड़ने के लिए हमें कौन सा बॉन्ड चाहिए? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है बच्चों, ये कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड को बिना ब्रेक किए हुए ही ये जो है अपने फंक्शनल शेप को लॉस कर देता है। जैसे देखिए, ये जो है इसका ओरिजिनल शेप है, तो डिनेचरेशन की वजह से इसका शेप ऐसा हो गया है। बट इसके बीच में जो बॉन्ड है ना, सपोज इसके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है, अमीनो एसिड जुड़ के जो बना है, ठीक है, तो ये बॉन्ड तो नहीं टूटा बट इसका जो शेप है वो डिफॉर्म्ड हो गया, पहले की तरह ये शेप नहीं रहा। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर अफेक्टेड, कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें अफेक्टेड होते हैं? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इसमें अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर अमीनो एसिड जुड़ा होता है और बिल्कुल इस तरीके से प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई ज़्यादा क्वाइलिंग नहीं होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में थोड़ी क्वाइलिंग होती थी इस तरीके से, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है अफेक्टेड होता है। यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर यदि अफेक्ट होगा तो फिर ये प्राइमरी वाले शेप में आ जाएगा। टर्शरी भी अफेक्ट होता है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो सकता है ड्यू टू आप पीएच बोल सकते हो, हीट बोल सकते हो, इन द केस ऑफ डिनेचरेशन। दिस हैपन बिकॉज, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब प्राइमरी स्ट्रक्चर से, यानी ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, और इससे हम सेकेंडरी बनाना चाहे तो इसकी हम क्वाइलिंग करते हैं, ठीक है, और टर्शरी बनाना चाहे तो और मोर क्वाइलिंग करते हैं। तो इस क्वाइलिंग करने के लिए हमें हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब डीनेचरेशन होता है तो ये सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, और जब ये बॉन्ड टूट जाते हैं तो फिर से स्ट्रक्चर जो है पहले वाले शेप में इस तरह से आ जाता है, यानी प्राइमरी फॉर्म में चला आता है। तो ये जो है, और इसका काउज जो है वो क्या होता है? काउज ऑफ डीनेचरेशन, मैंने आपको बताया कि डीनेचरेशन का काउज क्या है? हाई टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो प्रोटीन का जो नेचर है वो ख़राब हो जाएगा, यानी डीनेचर्ड हो जाएगा। चेंज इन पीएच, पीएच चेंज करने से भी अफेक्ट होता है। कोई हैवी मेटल, अल्कोहल, रेडिएशन, इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, सो होता क्या है डीनेचरेशन के समय? मैंने आपको बताया कि प्रोटीन जो कि पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में ऐसे था और जैसे जैसे सेकेंडरी बनता है थोड़ा फोल्ड होता है, टर्शरी में और फोल्ड होता है, ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये इसका टर्शरी स्ट्रक्चर है सपोज, और क्वाटरनरी में और भी अल्फा और बीटा मैंने फॉर्म करके आपको बताया था, और भी फोल्ड होता है। तो ये सारे फोल्ड इसके खुल जाएंगे एंड ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा प्राइमरी की तरह। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है। मैंने प्रीवियस क्लास में ये भी आपको बताया था कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे कि कोई भी प्रोटीन है वो एंजाइम की तरह काम कर रहा है, हार्मोन्स की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके जो है सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं। इसलिए यदि ये स्ट्रक्चर ये फिर से प्रोटीन अनफोल्ड हो जाए और प्राइमरी शेप में आ जाए तो इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो लॉस हो जाएगी। शेप चेंज होने से प्रोटीन जो है नॉन फंक्शनल हो जाता है। डीनेचरेशन इज यूजुअली इरिवर्सिबल बट समटाइम रिवर्सिबल। जो डीनेचरेशन है वो यूजुअली इरिवर्सिबल होता है, यानी एक बार यदि कोई प्रोटीन खराब हो जाए, डीनेचर्ड हो जाए, तो दोबारा उसको प्रीवियस कंडीशन में नहीं ला सकते हैं। बट कभी कभी ये रिवर्सिबल भी होता है, जैसे राइबोन्यूक्लियस कैन रीनेचर अंडर सूटेबल कंडीशन। राइबोन्यूक्लियस को हम सूटेबल कंडीशन देने पे रीनेचर कर सकते हैं, बट ये बहुत ही कम चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है, बहुत ही कम प्रोटीन के लिए। बेसिकली ये इरिवर्सिबल इन नेचर ही होता है। मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, मिसफोल्डिंग, ओके, मिसफोल्डिंग जैसा कि नाम से आप देख रहे हो, सपोज आपके पास एक कोई प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन है और इसको इस तरीके से फोल्ड होना था, इस तरीके से, लेकिन ये ऐसे करके फोल्ड हो जाता है। ओके, इसका फोल्ड क्या हो गया? ऐसे होना था बट ये ऐसे हो गया, ये क्या हो गया? मिसफोल्डिंग,
है ना। तो जब मिस फोल्डिंग हो जाएगी प्रोटीन की तो ये काम नहीं करेगा। मिस फोल्डिंग की वजह से क्या होता है, इज सिंथेसाइज नॉर्मली, प्रोटीन मिस फोल्डिंग अकर व्हेन अ प्रोटीन इज सिंथेसाइज नॉर्मली but fold into incorrect 3D structure. Well, the protein cannot return to its original shape on its own. तो ये रॉन्ग स्ट्रक्चर में यदि एक बार प्रोटीन आ जाए तो अपने आप जो है ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगा। मतलब ये कोई नॉर्मल प्रोटीन है यानी प्राइमरी प्रोटीन है, इसको फोल्ड होके ऐसा बनना था बट ये ऐसा बन गया, तो ये अपने आप से जो है ये इस तरह से फिर से शेप अप नहीं होगा। फिर क्या करना होता है इसके लिए, वैसे आप देखो यानी मिस फोल्डिंग के अंदर जो है मिस फोल्डिंग ऑफ अमीनो एसिड चेन है। नॉर्मल फोल्डिंग होती तो ऐसा बनता, लेकिन एबनॉर्मल फोल्डिंग हो गई, मिस फोल्डिंग हो गई तो ऐसा बन गया, है ना। कम्पैक्ट, करेक्ट शेप, फंक्शनल, यदि नॉर्मल है तो जैसे शेप होना चाहिए था वैसा है, फंक्शनल भी है, लेकिन यदि एबनॉर्मल है तो इरेगुलर और रॉन्ग शेप में आ गया, नॉन फंक्शनल हो गया और टॉक्सिक हो गया। प्रोटीन मिसफोल्डिंग रिजल्ट इन इनकरेक्ट 3D स्ट्रक्चर लीडिंग टू लॉस ऑफ फंक्शन एंड डिजीज। तो इसके फंक्शन भी लॉस हो जाएंगे और ये प्रोटीन डिजीज भी काउज कर सकता है। थैंक यू।